स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीलो। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 10th 2023 का सिलेबस को आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं मैथ का एक शॉट में, है ना, इन वन शॉट। यानी कि फुल सिलेबस आप लोग की होगी एक कवर में, है ना। फुल सिलेबस कैसी होगी? कवर में, एक कवर में, ठीक है। तो बने रहिए आज की क्लास में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, बेहतरीन सा सीज़न होने वाली है। पूरा मैथ का ऑल कंप्लीट आप लोग को कराया जाएगा, कंप्लीट, है ना। सारी सिलेबस और एक एक टॉपिक को क्लियर होगी आप लोग को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका एम क्या है? तो अच्छा, अगर आप लोग बिहार बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इंग्लिश मीडियम में अगर देना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो 100 आउट ऑफ 100 आप लोग को करने के लिए बोर्ड में मैं लाया हूँ वन शॉट मैथ का। तो चलिए मैथ के सारे सिलेबस को वन शॉट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इन वन शॉट मैथ, है ना। मैथ का वन शॉट होगा। अच्छा, एक चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर, है ना। कौन सा चैप्टर? कंस्ट्रक्शंस, है ना। उस चैप्टर को हम बाद में कभी करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन को छोड़ के सारे 14 चैप्टर्स लिए गए हैं आप लोग को मेहनत करवाने के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस भी आप लोग इसके कर लेंगे पूरे पढ़ने के बाद, ठीक है। आप लोग को जल्दी क्वेश्चंस भी इसके लेक्चर के मिल जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्या जानेंगे? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आखिर है क्या? तो रियल नंबर्स लोग देखें यहाँ पर, वे संख्याएं जो हमारी स्टार्ट होती है ना, गिनती, हम लोग गिनती बोल सकते हैं इसको, है ना। काउंटिंग नंबर्स, रियल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। चलिए, तो रियल नंबर्स को दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? वो पढ़ लो पहले, ठीक है। रियल नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन के भागों में? देख लो, इरेशनल और रेशनल, ठीक है। इरेशनल में आप लोग का होता है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होती है, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होती, और रेशनल में होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। और इरेशनल के कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। एक मिनट, पहले मैं इरेशनल के टॉपिक को समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर इसका मतलब होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं। हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको इसको 1 आवर में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को, इरेशनल नंबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नन टर्मिनेटिंग रहे और नन रिकरिंग रहे, ठीक है। अगर नोट्स लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम में ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, और अगर हम लोग रेशनल नंबर की बात करें, क्या बात करें, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रहती है और रिप्रेजेंट होती है पी वाई क्यू की, और जहाँ क्यू हमारा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटिंग कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबको समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग के बारे में जानेंगे कि जो संख्या, यानी कि जो संख्या आपका 2m, जैसे कि हम लोग लिख दें यहाँ पर, एक मिनट में यहाँ समझा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर 122 लिख दूँ, तो इसको, सॉरी 120 लिख दूँ, तो हम लोग इसको अगर प्राइम फैक्टर कर दे तो 2 के टेबल से इसको कितना आएगा ये आपको बताना है। पहले इसको कर लेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे 2n इंटू 5m, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके फॉर्म में आ रही है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, और इंटू 3 आ गया। तो अगर ये आ गया तो हम लोग मानेंगे कि 120 जो है, 120 जिससे भी डिवाइड करेगा उसका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसका मतलब समझ गए आप लोग, इसका मतलब, ठीक है। चलिए, जो 2m 5n के मुताबिक लिखा जाए उसे हम लोग कहेंगे
टर्मिनेटिंग, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, देख ले सकते हैं आप, ठीक है। और अगर यहाँ की बात करें नॉन टर्मिनेटिंग के, जो 2M 5N के नहीं आए, उसे हम लोग कहेंगे, आप लोग एग्जांपल के तौर पर भी देख सकते हैं, ठीक है, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। क्या लेमा क्या बोलता है कि वो संख्या गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाई ए, वो हम लोग जो जानते हैं कि क्या जानते हैं, डिवीज़र अच्छा, हम लोग जब ये डिवाइड करते हैं 5 को 25 से, तो हम लोग यहाँ 5 भी लिख देते हैं और ये इसको क्रॉस कर देते हैं। क्यों होता है? क्योंकि 25 जो होता है इक्वल टू होता है 5 × 5 + 0, ठीक है। इसके मुताबिक से ही यूक्लिड डिवीज़न लेमा बना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यही लिखा है जहाँ 0 जो है बराबर होगी रिमाइंडर के और 20 से छोटा होगा, ठीक है। इस कंडीशन को याद रखना, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम देखिए आपको, वहाँ पर आपको एचसीएफ करना है। क्या करना है? एचसीएफ वाली भावनाएं आती है, जैसे कि हम इस डिवाइड को क्या कहें, इस डिवाइड को स्टेप में लिख दिए, इस डिवाइड को हम स्टेप में लिखें, इस डिवाइड को हम स्टेप में लिख दें। उसी तरह अगर ये बढ़ते जाएगा तो हम लोग उस एचसीएफ के स्टेप को लिखते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है मैं बता दूं। इसमें आपके प्राइम फैक्टर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर किए जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को ही हम लोग ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। और हर अरिथमेटिक को नंबर को हम कोई एक प्राइम्स को प्रोडक्ट के लिख सकते हैं, प्राइम के प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को। चलिए आगे चलिए अब यहाँ पर कुछ समथिंग इम्पॉर्टेंट नोटिस करने की चीज़ है, इसको हम बाद में पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग इसके एप्लीकेशंस को जान लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहाँ यूज करते हैं। तो इसके हमारे इसके एप्लीकेशन कौन कौन है? एचसीएफ और एलसीएम, और वो कहाँ यूज होते हैं। तो एचसीएफ हम लोग जानते हैं कि कैसे निकाले जाते हैं, और एलसीएम भी जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम से कैसे निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर करके आप लोग को निकालना है, ठीक है, प्राइम फैक्टर करके, क्या करके? प्राइम फैक्टर करके, ठीक है। यहाँ पर एचसीएफ आप लोग को दिखाया गया है, ठीक है। और हाँ, ये एक यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि एचसीएफ इंटू एलसीएम कोई दो संख्या का गुणनफल होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर होनी चाहिए। कोई दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, उसका एलसीएफ और एलसीएम का भी मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इस कंडीशन को सिर्फ हम दो ही नंबर को अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 2 नंबर्स, ओनली 2 नंबर्स, ठीक है। वही यहाँ पर लिया गया है, ऊपर में हम देख सकते हैं वही दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना, अगर एग्जाम्पल आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हमारी समथिंग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, चलिए। तो लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड बी ए वी, तो ये सब एक ही चीज़ है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर तक बढ़ेंगे। इस चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से बता दीजिए। इस चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट, जरा सा इसका थिकनेस कम कर देते हैं, ठीक है, इसका समझ में आया होगा, ठीक है आप लोग को। चलिए बाय बाय। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी, ठीक है, एपी कहते हैं। अब देखिए एपी में क्या क्या होता है। सबसे पहले इसके एन टर्म को जाना जाता है, किसके मतलब क्या कह सकते हैं, सिंपल टर्म को कैसे लिखा जाता है, सिंपल टर्म्स को, है ना। तो इसके टर्म्स को ऐसा कुछ लिखा जाता है a + n - 1 का d, जहाँ पर a हमारा होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और n होता है हमारा
टोटल टर्म्स, ठीक है, और डी होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट के भी बारे में जान लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट आखिर होती क्या है। तो यहाँ पर आप लोग ये हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर पहले डिस्क्रिमिनेंट जान लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई एपी दिया हुआ मेरा 2, 5 और 8, इस टॉपिक का भाग है, ठीक है, उस टॉपिक को छोड़ देना। 2, 5, 8, तो यहाँ पर हम लोग को करना होगा 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3, वही हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा। क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अगर 8 - 5 करने पर भी 3 आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी में है, इट इज़ इन एपी, इट इज़ इन एपी। अगर नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा डिस्क्रिमिनेंट, तो हम लोग कहेंगे कि ये एपी में नहीं है। अब टर्म के जानने के बाद हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स के जानते हैं, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब है कि सारे टर्म्स का सम, सारे टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब है कि सारे टर्म का सम, यानी कि एड ऑफ ऑल टर्म्स। हम लोग इसका मतलब जान सकते हैं ये वाला, ठीक है, ऑल टर्म्स। हाँ, इसके नोट्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वरना टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लेना, तो बहुत ही इजी फार्मूला है और आप लोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक 2 फार्मूला होते हैं। एक फार्मूला तो ये है आपका, देखो मैं हाईलाइट 2 अलग कलर से कर देता हूँ। एक फार्मूला ये है आपका, ठीक है, और एक फार्मूला ये है आपका, ठीक है। ए एन मतलब क्या हो गया? ए एन मतलब आपका हो गया कि लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, ठीक, समझ में आए। यहाँ पर सारे चीज़ दिखाए गए हैं, ये सारे एग्जाम्पल से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते तो तीसरा है कि आखिर क्या इसका रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं कि आप कि सम ऑफ एन नेचुरल ये नंबर्स क्या होते हैं, mth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, एपी क्या होगा, कोई टर्म का एपी दिया हुआ है तो इसके रिजल्ट्स ही हैं सारे, आप आराम से निकाल सकते हैं ऐसे भी, और ना भी ऐसे निकाल पाए तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं कि इस प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखा हुआ है। इफ़ एनी एन टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन एन इज ए एन प्लस ए, द गिवन सीक्वेंस इज एन ए पी। जब हमारा ए एन प्लस बी होगा, यानी कि बी को वही डिस्क्रिमिनेंट की बात की है, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट सिमिलर होगा तभी हमारा ए पी वो कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ़ अ कांस्टेंट टर्म इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो हमारा ये भी बोल रहा है कि जब कोई ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा हमारे कोई पहले नंबर से, तब भी वो सेम कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। सेम कॉमन डिफरेंस होना चाहिए तब भी वो ए पी कहलाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि अगर कोई टर्म्स को सेलेक्ट कर लिया जाए तो उसके 3 टर्म्स क्या होंगे। तो ये सारे आप लोग देख सकते हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 2d। तो ऐसा कुछ आप लोग का इंटरफेस रहता है, तो देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स की भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए इसके पहले डिफिनेशन को जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है पॉलिनोमियल। ओके, देखिए पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, पद। अच्छा, पद का मतलब हो गया टर्म्स, ठीक है, टर्म्स को ही नोमियल्स कहते हैं, ठीक है। और पॉली को आप लोग जानते हैं कि बहु, यानी कि पॉली मतलब अनेक कह सकते हैं। अनेक, अनेक मतलब क्या हो गया, आप लोग कह सकते हैं मैनी, है ना, मेनी। चलिए, तो मेनी कह सकते हैं आप लोग इसको। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग रिलेशनशिप जाएंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, जिसके डिग्री ऑफ जीरोज होंगे, डिग्रीज ऑफ जीरोज हमारे क्या होंगे, 2 होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, जैसे कि अच्छा, डिग्री ऑफ जीरोज मतलब यहाँ पर x का पावर क्या है, 2, x का पावर 1, सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो गया, हाईएस्ट
वो गया 2, तो हमारा डिग्री ऑफ जीरोज क्या हो गया 2, तो हम लोग इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ जीरोज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है कि रिलेशनशिप बिटवीन क्या है। कुछ रिलेशन होती है इसमें, क्या रिलेशन होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सम ऑफ जीरोज को हम लोग -b/a लिख सकते हैं, यानी कि -b/a क्या है इसमें, यहाँ पर आपका जो सेकेंड टर्म वाला है उसमें आप लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी याद कर लीजिए, c/a मतलब कॉन्स्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई जीरोस दिया हुआ है और हमें निकालना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे जहाँ पर सम ऑफ जीरोस दिया हुआ रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पर के जो है वो तुम्हारा एनी रियल नंबर होगा, कोई भी आप रियल नंबर उसमें लगा सकते हैं और उसमें आप ऐड कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स में हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब, हाँ, अगर आप लोग किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे बोर्ड की, चाहे एनडीए की, चाहे फाउंडेशन की, तो ये सारी क्लासेस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया, जिसके जीरोस क्या हों, डिग्री ऑफ जीरोस, डिग्री ऑफ जीरोस क्या हो, आप बता सकते हैं, 3 हो, उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ सम ऑफ जीरोज हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं -b/, अच्छा यहाँ पर माइनस प्लस का सिक्वल चलता है। अगर आपको ये नहीं पता हो कि हमने सम ऑफ जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, तो वही सेम चीज़ होगा। ठीक है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम इसको शॉर्ट टर्म बता देते हैं, अल्फ़ा। हम लोग सम ऑफ जीरोस कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा गामा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखाता है। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे नीचे वाला को, तो नीचे वाला को लिखेंगे ऐसे, अल्फ़ा बीटा गामा, ऐसा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। तो चलिए आगे चलते, वही है हमारा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे निकालने का चीज़ है। ठीक है, आगे चलते रिमाइंडर थ्योरम है। यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम आप लोग 9 में भी पढ़े हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत हमें है नहीं। ठीक है, 9 का टॉपिक है। ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिथम हमने ये अभी तुरंत पढ़ा डिवीज़न लेमा में, तो वही चीज़ है, लेमा ही है हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम। आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर फैक्टर थ्योरम, हाँ यहाँ फैक्टर थ्योरम है कि फैक्टर थ्योरम को कैसे निकाला जाए। हम लोग एक्स के वैल्यू को कुछ भी पुट करके उसे फैक्टर निकाल सकते हैं, फैक्टर थ्योरम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीज़ होते हैं, 3 चीज़ पढ़ने के हैं, हाँ 3 चीज़ पढ़ने का होगा। क्या होगा, सबसे पहले सेक्शन फार्मूला, क्या होगा, सेक्शन फार्मूला। उसके बाद होगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलती है हमारी। देखो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। चलो अगर यहाँ पर हम बात करें कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलेगा, तो हमें डिस्टेंस कैसे बताना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम तो जानते हो कैसे इंटरेक्ट कर देंगे, लेकिन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ कोई भी डिस्टेंस आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो हमें कोई फार्मूला निकालना, फार्मूला ली गई है, कौन फार्मूला है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से आप डिस्टेंस को निकाल सकते हैं कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, और आप लोग सॉल्व तो किए ही होंगे कि ये नहीं पता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व तो किए ही होंगे क्वेश्चन को। अगर नहीं किए हैं तो मेरे आने वाले क्लासेस में आपको हर चीज़ का डाउट और क्लियर हो जाएगी। अभी टॉपिक को पढ़िए और आगे चलते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ हमारे सेक्शन फार्मूले की बात होती है। सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या हो गया, सेक्शन फार्मूला का मतलब हो गया ये चीज़ वाली, ये चीज़ है ना। सेक्शन फार्मूला मतलब कि इसे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसे डिवाइड कर रही है, कौन सा सेक्टर डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं और एक्सटर्नली ये फार्मूला, प्लस माइनस का खाली अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ लिखना है, हम ये फार्मूला आपको दिखाते हैं कैसे लिखा जाता है। हाफ करना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद, एक्स लिखना है, वाई माइनस वाई, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर रुकूँ, यहाँ पर नहीं, देखो ब्लैक से लिख देता हूँ। देखो 1/2 करना, एक्स लिखना, वाई माइनस वाई करना, फिर एक्स लिखना, फिर वाई माइनस वाई करना, फिर एक्स लिखना, फिर वाई माइनस वाई करना, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना। ठीक, अब देखो, अब यहाँ 1 लिखो, 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो। अब यहाँ पर 2 लिखो, 3 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो। ये 1 2 3 वाला खाली कहानी आपको करना है और इस फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा पक्का, लर्न फार्मूला दिस। और अगर 0 आ गया एरिया तो आप लोग समझ जाना कि ये पॉइंट्स जो हैं कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे बने हुए हैं, एक ही लाइन पे बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अब एप्लीकेशंस हैं कुछ, तो ये एप्लीकेशंस आपको कुछ अपने से पढ़ लेना है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मैं बता दूं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मतलब होता है ये सेंट्रॉइड जो सेंटर में है, ये सेंटर, ये सेंटर का मतलब होता है। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, और एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है, उसे भी आप लोग लिख ही लीजिए, उसको क्यों छोड़ेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया x का तुम्हारा, और अगर y का निकालना रहा तो y का क्या निकालेंगे, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चलिए इसको भी स्टार्ट ही कर लेते हैं। अच्छा, ये 2-3 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, तो कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़ा है ये जल्दी से अभी हम लोग तुरंत बता देते हैं। हम लोग कौन कौन चैप्टर पढ़े, रियल नंबर्स, ठीक है, एपी पढ़ लिया, उसके बाद पॉलिनोमियल पढ़ लिया। ठीक है, और कुछ पढ़ा है अभी हम लोग ने नहीं। तो इस तीनों टॉपिक में आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट ग्रुप में आपको खुले होंगे, प्रीमियर हो रही है इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ लाइव में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं। तो हमारे ये कुछ लीनियर इक्वेशंस है, जैसे कि 2 आपको लीनियर इक्वेशन दिए हो रहे होंगे। ठीक है, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। मैं आपको सिर्फ बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू उठा के इसमें लगा देना है, इसका वैल्यू उठा के इसमें लगा देना है। तो ऐसा करके सब्स्टिट्यूट आप लोग कर सकते हो। आगे चलते हैं तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे होती है। तो हम लोग इसको इक्वेशन कोई भी मान लेते हैं, कोई भी, जैसे कि हम x का मान 0 रख दें तो y का मान खुद ब खुद आ जाता है। ऐसे ही करके हम लोग 9 में भी किए थे। उसके बाद हम लोग आएंगे एलिमिनेशन मेथड के पर। तो एलिमिनेशन मेथड जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड इसका मतलब, अच्छा एलिमिनेशन है ना, मैं आपको आने वाली क्लासेस में समझा दूंगा एलिमिनेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेथड आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप खुद निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को। अगर आप लोग को फार्मूला नहीं रटा जा रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोग को x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद b को c2 से मिलाना है, फिर b2 को c1 से मिलाना है, उन्हें माइनस कर देना है सबसे। इसी तरह इसको इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे आती है कंडीशन। कुछ कंडीशन होती है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कैसे, कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा इनफाइनाइट, कौन सा नो सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग मतलब होता है जो लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है। कोइंसिडेंट मतलब होती है जिसकी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो पैरेलल मतलब एक ही लाइन पर दूसरे लाइन पर चढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। पैरेलल मतलब आप तो जानते ही हैं। तो इसके ये कंडीशन है, ये कुछ कंडीशन से आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया, तो आप ये भी देख लेना। चलिए आगे बात करते हैं तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारे ट्रिगोनोमेट्री का यूज हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्री का। तो ट्रिगोनोमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाइट एंड डिस्टेंसेस में क्या। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को याद होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम किसको किसको याद है, जल्दी से बताइए।
पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है आप लोग को। तो अच्छा, ये क्योंकि हम लोग निकालते हैं फॉर नेविगेशन, लैंड सर्वेस, बिल्डिंग्स, ऑप्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स और क्रिस्टोग्राफी के लिए हम इसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया गया है। तो चलिए आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पहुँच चुके हैं, तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले हम लोग, और कुछ काम कर लेते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं, ये वाला। ठीक है, ये पढ़ते हैं, इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, ये ट्रिक डायरेक्ट हम बता देते हैं आपको। तो ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिए, पंडित प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप लोग याद रख कर सकते हैं। या फिर एक और ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हम भी उल्टा बोल दिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और यहाँ पर आप SCT अपने से लगा सकते हैं। ठीक है, और इस ऐसे करके आप लोग अपना रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए टी रेशियो से कुछ सम्मिलित यहाँ पर दिया हुआ है, और इस टेबल को आपको तो अपने से याद करना ही पड़ेगा। इस टेबल को मैं क्या बताऊँ, और इस टेबल के अगर ट्रिक को जानना है तो प्लीज़ मेरे इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो अपलोड होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस वीडियो को जान सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात कर ले। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, तो इसमें आप लोग को 90, आप लोग अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जानते हैं तो इसको भी समझ जाएंगे। देखिए तुरंत समझिए क्या है ये। तो अगर हमें cos A दिया हुआ है और साइन, देखिए मान लीजिए साइन 67 डिग्री है, ठीक है, साइन 67 डिग्री है और कोस 33 डिग्री है, तो ये दोनों अगर मिल गया तो हमारे पास आ गया 1। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसी तरह सारे सिमिलर होते हैं, सेक कोसेक के, उसके बाद कोसेक सेक के, कॉट टेन के, टेन कॉट के, साइन कॉस, कॉस साइन। ठीक है, चलिए ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग को पढ़ना है आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ को डायरेक्ट याद कर लो बाबू अब लोग, तो इसको मैं क्या बताऊँ। चलिए अब हम बढ़ते जा रहे हैं सर्कल्स की तरफ। सर्कल में क्या क्या है, सर्कल में है कोड, डायमीटर, सेकंड। सेकंड क्या होता है, ये चीज़ सेकंड होती है, ये लाइन जो सेकंड होती है ये कोड होती है। ठीक है, ये डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। ठीक है, और डायमीटर क्या होती है, पैरेलल होती है, किसके, टेंजेंट्स की। ये क्या है, टेंजेंट की ये पैरेलल होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको सारे चीज़ आपको बता दिया है। और एक यहाँ पर थ्योरम होता है कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, और एक और थ्योरम होता है कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। हाँ, एक टेंजेंट ये है कि दोनों टेंजेंट अगर एक समय पर ड्रॉ हो रहे हैं एक पॉइंट से, तो वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक, क्लियर बात। इतने तो ही सर्कल में दो थ्योरम है, वो दोनों थ्योरम मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करें तो सिमिलर ट्रायंगल में आप लोग को दिया हुआ है सबसे पहले कि आप लोग को कैसे इसमें निकाल सकते हैं कि सिमिलर कैसे। तो सबसे पहले ए क्राइटेरियन, दो एंगल को सिमिलरिटी रखना पड़ेगा। फिर 3 SS, यानी कि SSS मतलब क्या हो गया, आपका 3 साइड इक्वल होना चाहिए। उसके बाद SAS क्या है, SAS क्राइटेरियन मतलब है साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड। उसके बाद है हम लोग का एरिया थ्योरम। तो एरिया थ्योरम क्या होता है, सारे अगर दोनों सिमिलर हैं तब मैं बता रहा हूँ उस दोनों का रेशियो हमारे दोनों साइड का रेशियो का बराबर होगा, साइड का स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, साइड स्क्वायर का रेशियो बराबर होगा। उसके बाद आता है पैथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं, इसको मैं बताऊंगा नहीं। इफ़ आर सिमिलर देन, तो अगर दोनों सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि तीनों का रेशियो बराबर होगा। तीनों का रेशियो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था, साइड बराबर होता था, इसमें रेशियो बराबर होने का चीज़ है। ठीक है, और एंगल बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे चले, यस। तो आगे है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया हम लोग को जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस इसके क्या होते हैं और एरिया क्या होता है। अच्छा चलिए सर्कमफ्रेंस बताते हैं कि आगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है सेक्टर। अच्छा, अगर आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल बढ़िया से पढ़ना है तो प्लीज़ मैथ मैंने अपलोड किया हुआ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट का टॉपिक है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं बताऊंगा। स्टैटिस्टिक्स में जाता हूँ तो स्टैटिस्टिक्स में डायरेक्ट फार्मूला होते हैं। उस फार्मूले को आप लोग को अप्लाई करना है और इस फार्मूले को कंप्लीट करके अपने से बनाना है। ठीक है, ठीक है, फार्मूला को कंप्लीट करके अपने से काम करना होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट में मीन का 3 फार्मूला होता है। कौन कौन? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये तो आप लोग जानते होंगे। ये ए क्या है? ए क्या है आपका? ए क्या है? अज्यूम्ड मीन। मीन क्या होता है? मीन अज्यूम मान लीजिए ये मेरा है, तो हम लोग इसको ही मीन को मान लेते हैं, बीच वाला को, और वो अज्यूम्ड मीन हो जाता है। यहाँ पर एच क्या है? एच है क्लास का हाइट, क्लास विड्थ। ठीक है, और उसके बाद आता है अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन में भी सेम टू सेम है। चलिए सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम जान लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि ये इसके फॉर्मूलास क्या है। फॉर्मूला को पढ़ लो बाबू, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खत्म। फॉर्मूला को पढ़ लेना, मैंने नोट्स दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। आगे हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कंप्लीट करना है वो मैं बता दूंगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, आपके लास्ट टॉपिक बचेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? देखो इसमें एप्लीकेशन क्या है ये सबसे पहले बता दो। एप्लीकेशन क्यों हम लोग पढ़ते हैं? तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन स्पीड और डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस को करने के लिए करेंगे। एरिया ऑफ फिगर्स निकालने के लिए करेंगे इसको। फ्लो रेट और ये सब के नंबर ऑफ और एजेस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर पढ़ लेते हैं। कंप्लीटिंग कैसे होता है? तो इस फॉर्मूले को किया जाता है ऐसे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हमको लगता है आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है, तो हम लोग इसको भी अपने माइंड से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए माइंड से डिलीट हो चुका है। इसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से आ चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आपने 8, 9, 10 में भी पढ़ा है। ठीक है, 8, 9, 10 में भी आपको इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग की बात होती है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के डायरेक्ट फार्मूला क्या है। तो डायरेक्ट फार्मूला ये है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी कैब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी कैब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ये डी जो है डिस्क्रिमिनेंट ना, डिस्क्रिमिनेंट के कुछ कॉन्सेप्ट भी होते, तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। देखो सबसे पहले ये केस वन में अगर डी आपसे छोटा से मतलब 0 से बड़ा है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर 0 बराबर है तो हमारे रूट्स जो हैं वो रियल हैं और इक्वल होंगे। ठीक है, अगर डी जो है वो 0 से छोटा है तो रूट्स होगा ही नहीं, इमेजिनरी रूट्स होंगे। चलिए आगे चलते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो प्रोबेबिलिटी आप लोग तो जानना ही चाहिए, प्रोबेबिलिटी तो आप लोग जान सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है क्या? एक इवेंट होता है जिसमें से हम लोग आउटकम्स को चुनते हैं और उस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए। और प्रोबेबिलिटी में फिर एक प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी चीज़ का भी कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और नंबर ऑफ ऑल ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हर क्वेश्चंस के आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए। एक सर्टेन इवेंट है कि इम्पॉसिबल इवेंट में 0 होना चाहिए। सर्टेन इवेंट कोई 1 होता है और 0 होता है। ठीक है, केस 2 में अगर सम थेरा इज इम्पॉसिबल, सम थेरा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे लिखें, देखो हम लोग ऐसे करके कुछ नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? 1 मिनट, P/2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बाबा। आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा, आगे मुझे तो नहीं लग रहा कुछ होगा। चलिए, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिए हम लोग। और हाँ, अब मैं बता दूँ कि
अच्छा, आप लोग को ये बताइए, इस चैप्टर को पढ़ने में आप लोगों को कितना मतलब इस क्लास को देखने में आप लोगों को कितना मज़ा आया होगा? जल्दी से बताइए। क्लास 10th का मैथ बस इतना ही था। इसमें कुछ फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला चाहिए इस सारे चैप्टर का, सारे चैप्टर्स के फार्मूले चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और आने वाली वीडियो में देखिए आपको चैप्टर के फार्मूला एक सीट मिलेगा जिसको आप PDF बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फार्मूला सीट आप लोग को जल्दी मिलने वाली है। तो बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल आपको एकदम बेहतरीन सी क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आपके MCQ क्वेश्चंस मैथ के ही कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ में, जैसे एलिमेंट्री जैसे और कंस्ट्रक्शन वाले जो चैप्टर बच गई उसकी भी नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ध्यान रखिए तब तक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।